स्टार्ट करते हैं हम गॉस थ्योरम से। क्या होती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी सरफेस से, चाहे वो 2D हो 3D हो व्हाटएवर इट इज, आपको अगर फाई निकालना है, फाई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो टोटल उसके अंदर चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड में आएगा। समझे नहीं समझे? तो इसको मानने के लिए आपको एक सरफेस माननी पड़ेगी जिसको हम इमेजिनरी सरफेस बोलते हैं। उस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, मैंने लिखा ना Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फ्लक्स। क्लियर? मान लो कि तुम्हारे पास में एक स्फेरिकल तुमने सरफेस मान ली, यहां पे Q है, यहां पे 2Q है, ठीक है, और यहां पे -Q है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल प्लस करो, इस सरफेस के अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तीनों को टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 2Q आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या बोल दोगे? इस फ्लक्स से, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? phi = 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आए ये भी बता देता हूं। Q हो गया, फिर प्लस 2Q हो गया, और प्लस -Q हो गया। समझे नहीं समझे? इससे आया। तो टोटल चार्ज आना चाहिए। करेक्ट और नॉट? करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लियर है। अब बात करते हैं ये जो गॉसियन सरफेस मानते हैं हम, गॉस थ्योरम की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं एक बार, और से सुनना। गॉस थ्योरम के अंदर जो हमने सरफेस मानी है, मान लेते हैं फर्स्ट कि अगर तुम्हें फाई निकालना है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए और Q इनसाइड होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहली बात आती है, मान लो कि कुछ ऐसा आपने गॉसियन सरफेस मान ली। दिस इज गॉसियन सरफेस, यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, और एक आपने एक स्फेयर मान लिया, यहां पे भी चार्ज रखा हुआ है Q। तो आप इसके लिए फाई की वैल्यू निकालोगे, दैट इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी फाई की वैल्यू निकालोगे, दैट इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझे नहीं समझे? मतलब ये शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्लियर? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज इनसाइड कितना है उस पे डिपेंड करेगा। करेक्ट और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड। मान लो कि आपने एक गॉसियन सरफेस मानी, यहां पे एक Q रख दिया, यहां पे एक Q रख दिया, और 2 ही रखे चलो, ठीक है, और एक और गॉसियन सरफेस मानी जहां पे यहां पे Q रख दिया और यहां पे Q रख दिया। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कह रहा है इसकी रिलेटिव डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इतना सा देखना है कि सर फाई की वैल्यू निकालें, टोटल इनसाइड चार्ज कितना है? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे भी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे? समझ गए? फोर्थ क्वांटिटी हम और कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर ये कह रहा है, मान लो आपके पास में अंदर चार्ज पड़ा है 4Q, बाहर पड़ा है -3Q, ठीक है, तो आपका फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल चार्ज कितना हो गया? Q। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज लेते हैं हम, इनसाइड चार्ज लेना है, तो इनसाइड चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले पे इंडिपेंडेंट रहता है, उससे मतलब ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। करेक्ट और नॉट? क्लियर है? इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी याद है तो बताओ। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक और करते हैं। अब देखो, बात आ रही थी गॉसियन सरफेस की। क्या होती है गॉसियन सरफेस? ये कहता है कि फ्लक्स निकालने के लिए आपको Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करना है, तो ये Q इनसाइड किसके अंदर होना चाहिए? वो अंदर होना चाहिए एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर। किसके अंदर? क्लोज सरफेस के अंदर। अगर ये क्लोज सरफेस के अंदर है तभी हम एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई करके अपॉन में Q की वैल्यू रख के और फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्लियर और नॉट? ठीक है। अब इसी क्लोज्ड सरफेस को हम इमेजिनरी सरफेस मानते हैं, और इसी सरफेस का नाम क्या होता है?
गॉसियन सरफेस होती नहीं है, हम मानते हैं बस। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ गए? तो ये गॉसियन सरफेस होती है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास में पॉइंट चार्ज है, क्लियर? अब अच्छा बात आती है कि सर ये जो क्लोज सरफेस आपने बोली है और ये जो गॉसियन सरफेस आपने बोली है, ये जो सरफेस है वो होनी कैसी चाहिए ये भी तो बताओ। कि सर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होनी चाहिए या फिर स्फेरिकल फॉर्म में होनी चाहिए, वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, क्यूब की फॉर्म में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए हमें क्या पता, ठीक है? तो इसको मानने का तरीका क्या है? आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है वो उस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए। समझ गए? नहीं समझ गए? हमेशा क्या निकलनी चाहिए? परपेंडिकुलर, या क्या निकलनी चाहिए? पैरेलल निकलनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलो मान लो कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट को किस में बंद कर सकते हो आप? किसी ने कह दिया कि सर मैं तो इसमें बंद कर दूंगा, इसमें बंद कर दिया आपने, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात समझो, मान लो कि आयुष यहां बैठा है, क्लियर? इसको हमने कोई पॉइंट चार्ज मान लिया, क्यू मान लिया, क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, वो तुम देख लो। इसको मैंने एक चार्ज मान लिया और इसको इस रूम में बंद कर दिया। क्या मैं इस रूम को एक गॉसियन सरफेस मान सकता हूं? मान तो सकते ही है, क्योंकि इस सरफेस से ये परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, इससे ये बाहर निकल रहा है, इससे बाहर निकल रहा है, इससे बाहर निकल रहा है, ऐसे 6 की 6 साइड से बाहर निकल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी जगह हमें और कुछ सरफेस मान सकते थे जो इजी था हमारे लिए मानना? कैसे? देखो गौर से। मान लो कि आयुष यहां बैठा है प्लस क्यू पे, इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकली, मैंने इस गेट के पास में खड़ा हो गया मैं, क्लियर है? तो मेरे से और आयुष की डिस्टेंस कितनी है? a/√2। समझो गौर से, मेरी और इसकी डिस्टेंस कितनी है? a/√2। कैसे? क्योंकि सर ये जो सरफेस एरिया है दैट इज अ स्क्वायर, ये जो नीचे फ्लोर है दैट इज अ स्क्वायर, और ये फ्लोर के ऊपर ही खड़ा है। तो मेरी डिस्टेंस कॉर्नर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? √2a। ए ये रहा, पाइथागोरस लगाओ, ये कितना आ जाएगा? √2a। √2a का हाफ करो, a/√2, तो मेरी डिस्टेंस कितनी होगी? a/√2। करेक्ट और नॉट? ठीक है, a/√2। अब बताओ, अगर वहां पे बैठी है वो मोनिका, वहां बैठी है, क्लियर? उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? a/2, क्योंकि ये साइड कितनी है? a है, इसका हाफ करो तो a/2। अगर a/2 डिस्टेंस है और ये यहां से इतना डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू तो अलग अलग आनी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां लगती है? क्या लगती है? KQ/R²। तो R पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है? अरे भाई हम कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? KQ/R²। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² और नॉट? कर रही है। अगर ये इस पे डिपेंड कर रही है, इट मींस हम क्या बोलेंगे? इट मींस हम ये बोलेंगे कि सर देखो, ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस अलग अलग है, आप डिस्टेंस सेम ले लो, ज्यादा इजी रह जाएगा, है कि नहीं? इससे अच्छा मैं क्या मानूं? इसको बीच में बैठा दिया और आस पास में मैं एक स्फेयर मान लूं, क्लियर है? अगर ये ऊपर भी जाए तो भी R डिस्टेंस है, इधर जाए तो भी R डिस्टेंस है, इधर जाए तो भी R डिस्टेंस है, इधर आए तो भी R डिस्टेंस है। समझे नहीं समझे? तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो गया ना। तो आप ऐसी सरफेस मानो, और ये बैठा गया है सेंटर पे, तो सेंटर से या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ निकलती हुई होगी, या अगर नेगेटिव साइन है तो अंदर की तरफ। तो आएगी कैसे? या तो आएगी आपके पास में अंदर की तरफ, या जाएगी बाहर की तरफ। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी रेडियल डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। टेंजेंशियली तो नहीं जाएगी ना, तो परपेंडिकुलर सरफेस एरिया वेक्टर भी बाहर जाएगा। जैसे ये देखते हैं, मान लो आपने स्फेयर मान लिया, तो इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड या तो बाहर की तरफ ही जाएगी ना। अरे ड्राइंग नहीं करते थे, सन नहीं बनाते थे, ऐसे करिए क्या ड्राइंग? ये है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आयुष पॉजिटिव हो गया तो क्यू, क्लियर? अगर ये नेगेटिव है तो ये इनसाइड आ जाएगी। लेकिन निकल कहां रही है? परपेंडिकुलर तो निकल रही है, एरिया वेक्टर भी बाहर निकल रहा है, तो एरिया वेक्टर इसके पैरेलल हो जाएगा या फिर एंटी पैरेलल हो जाएगा। या तो अंदर जाता हुआ है तो माइनस का 180 डिग्री, सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, और बाहर निकलता हुआ है तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो पैरेलल हो गया। तो आप लोग ऐसी ही सरफेस मानो जिसके अंदर या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू और एरिया वेक्टर की वैल्यू दोनों या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और या फिर
पैरेलल हो, ऐसा मानना पड़ेगा। अब बात आई कि सर माने तो माने कैसे, पॉइंट चार्ज है तो चलो मान लिया कि हमने उसको स्फेयर कर दिया, क्लियर। लेकिन अगर वायर हो गया तो क्या करेंगे सर? सिलेंडर मान लें, जैसे मान लो कि आपने एक वायर था, ऐसे था वायर, ठीक है, इसको एक सिलेंडर में बंद कर दिया, नहीं कर दिया? अब आप इसको स्फेयर मानते, ऐसे मानते तो भी हो तो जाता, लेकिन ये फालतू की जगह आ रही है ना। आप ऑप्टिमाइज सिचुएशन करना चाह रहे हो, छोटी से छोटी कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, तो इतना बड़ा क्यों बनाएंगे? समझ गए मेरी बात? तो आप लोग इसको रहने दो, इसको मानते हैं। अब देखो यहां पे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, यहां से बाहर निकल रहा है, तो इस साइड से बाहर निकलती हुई ये हो जाएगा A1, मान लो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से बाहर निकलता हुआ क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, क्लियर और नॉट? ये A2 हो गया, डन। और एक इस सरफेस से बाहर निकलता हुआ, क्लियर है? गौर से समझो, मेरे हाथ में एक सिलेंडर है, क्लियर? ये एक एरिया पाई आर स्क्वायर, ये एक एरिया पाई आर स्क्वायर, इससे एरिया वेक्टर बाहर निकलता हुआ, इधर से इधर और इधर से इधर, क्लियर? और ये कौन सा है? सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एल। समझे नहीं समझे? इसको क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो 2 पाई आर एल, इससे एरिया वेक्टर क्या निकल, एरिया वेक्टर होता क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर साइड में निकलने वाला एरिया, दैट इज सरफेस एरिया। तो आप इसको क्या बोलोगे? 2 पाई आर एल। तो निकलेगा कैसे? यहां से बाहर, इधर, पीछे, ऐसे, यूं निकलेगा, इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा। तो हम कह रहे हैं यहां से बाहर निकल रहा है, ऐसे यहां से इधर निकल रहा होगा, क्लियर है? अरे समझे नहीं समझे? अब मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इससे निकलती हुई होगी कि इसके ऊपर आती हुई होगी? इससे निकलती हुई होगी, करेक्ट और नॉट? तो यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही है इससे, ठीक है। चलो यहां से निकल भी नहीं रही है, क्लियर? और ये इस साइड में आ रही है ऐसे, और इस साइड में आ रही है ऐसे। अब बताओ, ये हो गया, मान लो मैंने इसको मान लिया E3, इसको मान लिया मैंने E1, इसको मान लिया मैंने E2, और ये हो गया हमारा A3, ऐसे समझ लो, क्लियर? E1 के लिए A3 कैसा है? E1 के लिए, E1 किस साइड में? इस साइड में। E1 के लिए A3 कैसा है? परपेंडिकुलर। तो एंगल हो गया 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो वो तो निपट गया। अच्छा बताओ, E1 के लिए A1 कैसा है? पैरेलल है, E1 भी इधर जा रहा है और A1 भी इधर जा रहा है, तो एंगल कितना हुआ? 0। E1 के लिए A3 कैसा है? एंटी पैरेलल है। E1 किधर जा रहा है? इस साइड में। A3 किधर, सॉरी E2 किधर जा रहा है? इधर। तो A1 इधर जा रहा है और E2 किधर जा रहा है? इधर। तो एंगल कितना है? 180। तो हम तीन ही एंगल निकाले ना कॉस के लिए। क्यों निकाल रहे? कारण क्या है? क्यों? क्योंकि सर फाई इज इक्वल्स टू, हमने एक और चीज पढ़ी है फ्लक्स के लिए, E डॉट डी होता है, दिस इज फ्लक्स वैल्यू, क्लियर? तो हम इसको क्या बोलते हैं जनरली, अगर कांस्टेंट कर दें तो E डॉट डी ए कॉस थीटा, क्लियर है? अब ये कॉस थीटा की वैल्यू हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे? अगर सर एंगल 0 डिग्री आ गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर एंगल 180 आ गया तो कॉस थीटा की वैल्यू -1, और अगर एंगल 90 आ गया तो कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ज्यादा इजी है ना। अब 60 निकालें तो फिर रखें 1/2, 30 रखें तो लिखे हुए √3/2, 45 रखें तो फिर लिखे हम 1/√2। ये सब में नहीं फंसना है। तीन चीजें हैं, तीनों के अकॉर्डिंग आपकी सरफेस मान लो, तो ज्यादा इजी हो गया ना। नहीं समझे? समझ गए ना? तो इसलिए इसने ये बोला कि अगर आपके पास में कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या मानो? स्फेरिकल, ठीक है। कोई लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल। समझ में आया कि नहीं है? तो दो टाइप की सरफेस आपको ध्यान में रखनी है। तो गॉसियन सरफेस के बारे में चीजें क्लियर हुई। गॉसियन सरफेस होती क्या है? गॉसियन सरफेस आर दोज इमेजिनरी सरफेसेस जिनके लिए हम क्या करते हैं? फाई की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक चार्ज को एक एनक्लोज्ड एरिया में बंद कर देते हैं। दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, ये गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होनी चाहिए? मैं ये बोल देता हूं, गॉसियन सरफेस ऐसी सिलेक्शन करो
ऐसा सेलेक्ट करो कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया हो जाए और इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल टू एरिया हो जाए, या फिर एंटी पैरेलल, वो पैरेलल में आ जाएगा, या तो 0 डिग्री बनाओ या 90 डिग्री बनाओ या 180 डिग्री बनाओ, ऐसा सिलेक्शन लेके आओ। अगर आप ऐसा सिलेक्शन ले आए तो आपका क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। कॉस अगर ऐसे जा रहा है तो उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी एंगल पे जा रही है तो उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा से दूर वाला साइन। तो हम दो सरफेस पे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ऐसी एक सरफेस मान ली। डन है? ये आपको पता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब आते हैं कि अब ये जो गॉसियन सरफेस की है सर आपने, ये गॉस थ्योरम का यूज किया है, ये गॉस थ्योरम अप्लाई कहां पे करेंगे, तो इसकी अब लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर? चलो तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहला लेके आते हैं हम फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेयर। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक स्फेयर के लिए निकालना। अब बॉडी कैसी हो रही है, स्फेयर बन रही है, तो स्फेयर के पार्ट कितने हैं, स्फेयर्स कितने टाइप के होते हैं भाई, दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा हॉलो स्फेयर और एक हो जाएगा सॉलिड स्फेयर। हॉलो स्फेयर कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो हो गया नॉन कंडक्टिंग और एक हो जाएगा कंडक्टिंग। एक सॉलिड हो गया। तो सॉलिड भी कितने टाइप के? एक तो हो जाएगा कंडक्टिंग और ये क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग। गौर से समझना बेटा, नॉन कंडक्टिंग हॉलो है। पहले बात करते हैं हॉलो स्फेयर की। हॉलो स्फेयर मतलब क्या हो गया, सब चीज कहां होगी, सरफेस पे होगी, आउटर सरफेस। अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। टेनिस बॉल देखिए, टेनिस बॉल, उसको कट करके देखा है? टेनिस बॉल एक हॉलो होती है, उसके अंदर कुछ होता है क्या? नहीं होता। जो भी फर होता है आपका नियोन कलर का, रेड कलर का, जो भी फर होता है वो कहां होता है, आउटर पे। अंदर से देखोगे जो नायलॉन का बना होता है, रबर का बना होता है, वो भी कहां होता है, आउटसाइड में ही होता है। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ सरफेस पे है। तो चार्ज कहां पे होगा, यहां पे हॉलो में, चाहे नॉन कंडक्टिंग लो चाहे कंडक्टिंग लो, चार्ज कहां पे होगा, चार्ज एट सरफेस हो गया। क्लियर? इसमें भी चार्ज कहां पे होगा, कंडक्टिंग आ गया सर, नाम आ गया कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब मेटल्स आ गया। मेटल के जो चार्ज होते हैं वहां कहां मिलते हैं, फ्री सरफेस पे, आउटसाइड पे। अरे सोडियम ले लिया, सोडियम का क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो कहां मिल रहा है, 3s1, थर्ड के एस में फर्स्ट। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिंग। इसमें भी चार्ज कहां पे होगा, चार्ज एट सरफेस। इसमें भी कहां होगा, कंडक्टिंग है सर, नाम दे दिया कंडक्टिंग, तो कहां होगा, एट सरफेस होगा। क्लियर? लेकिन अब बात होगी सॉलिड। सॉलिड मतलब 3D और हॉलो मतलब 2D। अब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है। नॉन कंडक्टिंग मतलब रबर बॉल है। रबर बॉल समझते हो क्या होती है? अब रबर बॉल पूरी सॉलिड है। एक तो होगी आयरन बॉल, इसका मीनिंग है आयरन बॉल, वो भी सॉलिड है, लेकिन उसको चार्ज करोगे तो चार्ज कहां चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। नहीं समझे? समझ गए ना? आउटर सरफेस पे चला गया तो बाहर बाहर चार्ज आ गया, तो उसका भी चार्ज कहां मिल रहा है हमें, एट द सरफेस मिल रहा है। क्लियर? लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज पड़ा होगा। अब कहां पड़ा है हमें नहीं पता। अब सॉलिड है, 3D है, तो हम किसकी कैलकुलेशन करें, 1D 2D की 3D की, 3D की। तो 3D के अंदर क्या आता है, वॉल्यूम आता है। समझे नहीं समझे? तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, सॉरी ओवर द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में होगा ये चार्ज। समझे नहीं समझे? अब
यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि सर तीनों एक जैसे दिख रहे है कि नहीं? तीनों एक जैसे दिख रहे हैं और ये एक अलग दिख रहा है, तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? ये हो गया केस 1 और ये क्या हो जाएगा? केस 2। समझ गए नहीं समझ गए? केस 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लक्स निकालना है आपको या इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है आपको फॉर अ स्फेयर, वो भी कौन कौन सा? हॉलो, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, कंडक्टिंग, सॉलिड, कंडक्टिंग। क्लियर है? ये तीनों की सेम ही हेडिंग हो जाएगी, सेम ही डेरिवेशन हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि चार्ज कहां पे मिल रहा है? एट द सरफेस मिल रहा है। सेकेंड हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? सॉलिड स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, वो भी कौन सा सॉलिड स्फेयर? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। क्लियर? तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग से निकलेगी। डन है यहां तक? अब फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे केस 1। इसमें क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ स्फेयर, ब्रैकेट में लिख लो हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड, कंडक्टिंग। क्लियर है? लगाओ हेडिंग, फिर करते हैं इसको। आओ नेक्स्ट करते हैं। स्फेयर के लिए निकाल रहे हैं। कौन कौन सा स्फेयर है? केस 1 है। आवाज सिर्फ मेरी आएगी, पता है ना आप लोगों को? देखो, मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास में एक स्फेयर है। ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा फील लेते हैं इसमें ना। मान लो हमारे पास में एक स्फेयर है, ठीक है? और कौन सा स्फेयर है ये? अरे कौन सा है? हॉलो कंडक्टिंग हो सकता है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग हो सकता है। तो चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे। तो कितना लिख दें चार्ज इसको? प्लस क्यू लिख दूं मैं? तो ये प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर? अब मुझे इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। क्लियर? तो कैसे निकालते हैं? अब आप ये कर सकते हो कि सर इसको आप एक गॉसियन सरफेस में बंद कर दो। तब गॉसियन सरफेस कैसे कर सकते हैं? एक तो हमने ऐसे मान लिया, ठीक है? दिस इज गॉसियन सरफेस। इसका नाम क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस। और यहां से इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है। क्लियर है? और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। ये जो एक्चुअल जो स्फेयर दे रखा है ना, मैं जो बॉडी दे रखी है स्फेरिकल, वो ये है। क्लियर? और जो हमने आउटसाइड में माना है दैट इज गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी है ना ये, इसलिए डॉट 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 है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या क्या कंडीशन आ सकती है? इसके अंदर 3 केस हो सकते हैं। वो केस मैं लिख रहा हूं, देखना गौर से, ठीक है? सबसे पहला लिखा मैंने कि सर ये बताओ, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो हम कहां पहुंच गए? अगर स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r कौन है? गॉसियन सरफेस रेडियस स्फेयर, ठीक है? गॉसियन सरफेस की वैल्यू, उसकी रेडियस की वैल्यू हमारे पास में जो स्फेयर है उसकी रेडियस से ज्यादा है, तो हम आउटसाइड में पहुंच गए ना? नहीं समझे? समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? यहां से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड। क्लियर और नॉट? अगर मैंने ये बोल दिया R इज इक्वल टू R हो जाएगा, तो यहां से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी वो क्या निकलेगी? ऑन द सरफेस निकलेगी। समझ गए नहीं समझ गए? तो इसको मैंने बोल दिया दिस इज फॉर सरफेस। क्लियर? और अगर मैंने बोल दिया R इज लेस देन कैपिटल R, देन R लेस देन कैपिटल R, मतलब ये हो गया क्या? ये हो जाएगा स्मॉल r। तो ये इनसाइड बन गया ना? अगर स्मॉल r की वैल्यू मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और कैपिटल R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो हम बैठे कहां हैं? इनसाइड है ना? नहीं समझे? समझ गए? तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? इनसाइड मान देंगे। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या माने? इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां निकलेगी? इनसाइड द स्फेयर निकल जाएगी। क्लियर है? सिंपल एज दैट। ठीक है? तो हम पहला केस करते हैं।
इसमें भी फर्स्ट केस है, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, अगर ऐसा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉसियन थ्योरम थी, क्लियर है। अब अगर हम R पे बैठे हैं, स्मॉल r पे बैठे हैं, हम बाहर बैठे हैं, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस पूरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q। नहीं समझे? तो ये Q चार्ज है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर और नॉट? ये तो निपट गया। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। नहीं समझे? इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए फिर, Q अपॉन एप्सिलॉन। नहीं आया? आ गया? ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट होती है, क्या निकलेगी, K Q अपॉन R स्क्वायर। समझे नहीं समझे? R कौन सा रखेंगे, गॉसियन सरफेस वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? K Q अपॉन R स्क्वायर। DA क्या रखे ये बताओ, आप DA की वैल्यू बता दो मुझे। हाँ, तो सरफेस के लिए एरिया क्या लगाओगे, टोटल एरिया क्या लिखोगे, 4 पाई R स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हमने गॉसियन सरफेस मानी क्या है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल से रेडियली आउटसाइड निकलती है, पॉजिटिव चार्ज है तो एरिया भी बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी, तो एरिया थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। नहीं समझे? चलो देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट निकल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको आउटसाइड कर दी मैंने, ठीक है। और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये आ गया कॉस 0 डिग्री। समझ गए नहीं समझ गए? और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो यहाँ देखो, ये आई गेस ये कलर दिख जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, एक मैंने एक छोटा सा एरिया मान लिया ऐसे, इससे बाहर निकलता हुआ क्या हो जाएगा, डी ए। इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां से निकालो, पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई E, तो E और A के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो वही तो लिखा है cos 0। करेक्ट और नॉट? ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, टोटल Q कितना है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन है। इस इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो गया, ये हमें निकालना है, इनटू ये कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर की स्मॉल r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस की। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे भेजा तो E आउटसाइड क्या हो गया भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हो, K Q अपॉन R स्क्वायर, दैट इज E आउटसाइड। समझ गए नहीं समझ गए? यहां तक तो आई गेस ओके है, करेक्ट सबके लिए? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, गौर से समझना, सेकेंड केस, अगर ये बोल दिया गया इफ R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो E क्या हो जाएगी, सरफेस। तो बात तो सारी की सारी वही है ये, तो हम स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा आंसर, K Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ये तो निकल गया, खत्म हो गया ये। थर्ड निकालते हैं, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो हम कहां पहुंचे, आप फाई क्या निकलोगे, इज इक्वल्स टू E इनसाइड आ जाएगा इंटू डी ए इंटू कॉस 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये E इनसाइड बाहर आ गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, इंटीग्रेशन dA भी आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ क्या, चेक करो एक बार, यहां आओ।
हाँ cos 180 कर ले, मैं लास्ट में 0 ठोक दूंगा, क्या मानेगा। क्लियर? गौर से देखो, अगर अब तो हम कहां पहुंच गए ये बताओ, ये दिखेगा नहीं ना। अब हम कहां हैं थर्ड केस में, इनसाइड है कि आउटसाइड है? चलो थोड़ा इस साइड में कर लेते हैं इसको, दिख रहा है? अब ओके है, राइट? देखो अगर हम यहां पहुंच गए बेटा, इस पॉइंट पे यहां पे पहुंच गए, तो ये वाली चीज क्या है हमारी, स्मॉल आर है, दैट इज स्मॉल देन कैपिटल आर। क्लियर? तो हम यहां पे इनसाइड है ना, हम तो अंदर बैठे हैं, हमारे अंदर का चार्ज देखना है। फाई क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? अभी आप सब कुछ भूल जाओ, ये बाहर वाली सरफेस भूल जाओ, सिर्फ अंदर वाली सरफेस ध्यान में रखो। इसके अंदर कितना चार्ज है? कुछ भी नहीं है, तो हम 0 रख रहे हैं ना वहां पे। नहीं समझे? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड कितनी आ जाएगी? 0, खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड विल बी 0। समझे मेरी बात? नहीं समझे? अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, किस किस के बीच में बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड और आर के बीच में। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? सबसे पहले हम यहां पहुंचे, यहां पे ये ग्राफ ऐसा है। क्लियर? इस ग्राफ को थोड़ा नोटिफाई कर देते हैं, राइट? ये वाली जगह क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है, समझ गए? ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर की। चेक कर लो, इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि इस रीजन में आप बोल रहे हो कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहां पर क्या बोल रहे हो? एट पॉइंट क्या बोल रहे हो? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और इधर क्या बोल रहे हो? स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड कितनी है? ये सरफेस पे ही होगी। इसका ग्राफ ऐसे, समझ गए? नहीं समझ गए? हाइपरबोलिक कर्व हो जाएगा स्टीप स्लोप के साथ में। डन? अब नोट कर लो इसको, ये है कंप्लीट। दिख रहा है? ओके सबके लिए? करो नोट करो। अब करते हैं बेटा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या था हमारे पास में? देखो सेकंड केस क्या है, ये हो गया। ये डन है। अब ये कर रहे हैं सेकंड केस, ये डाल लो। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू स्फेयर। कहां लिखोगे? फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। डन? तो इसका चार्ज कहां पे होगा? ओवर द वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में अंदर फंसा हुआ होगा। क्लियर है? चलो इसमें करते हैं, इसी में एडिट कर देता हूं मैं, मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास में नहीं है। ये तो केस 2 हो गया। क्लियर? ये चार्ज यहां नहीं होके कहां हो जाएगा? ओवर द वॉल्यूम बन जाएगा। यही जादू हो रहा है, देखना गौर से। इसको भी हटा देते हैं एक बार, कोई बात नहीं। हमने ओवर द वॉल्यूम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्यू है चार्ज टोटल। क्लियर? अब देखना गौर से, हम अगर इनसाइड आएंगे, ओ सॉरी, अगर इनसाइड वाली सरफेस बनेगी तो कुछ ऐसी बनेगी। इसकी रेडियस तो चलो आर है, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें? ये कैपिटल आर है हमारा। करेक्ट और नॉट? ठीक है। आउटसाइड गॉसियन सरफेस तो यही बनेगी। ये तीनों के समझ में आए हुए आपको? अगर स्मॉल आर की वैल्यू, ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू हम कैपिटल आर से भी बड़ी कर दें तो हम कहां पहुंच गए? आउटसाइड में। इधर ध्यान दो, आउटसाइड में। फिर अगर आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल कर दें तो सरफेस पे पहुंच गए। अगर स्मॉल आर अंदर पहुंचना है तो आप स्मॉल आर की वैल्यू क्या करोगे? कैपिटल आर से छोटी कर दोगे। सेम वही केस है, कोई चेंजेस नहीं है। तो फर्स्ट केस भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ई कौन सा निकलेगा? आउटसाइड।
आउटसाइड के लिए Q टोटल कितना है, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। इस बाहर वाली सरफेस के इनसाइड में चार्ज कितना है टोटल, तो Q लिख दिया। क्लियर है। और सेकंड के लिए आप अगर सरफेस पे भी पहुंच गए तो भी आपके इनसाइड में चार्ज कितना है, Q। तो बस ये वैल्यू आ जाएगी। समझे नहीं समझे। चेंज कहां होगा, यहां पे चेंज होगा। देखो यहां पे चेंज भी कहां कहां होगा वो देख लो। यहां पे क्या है, ये हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू E इनसाइड तो बाहर आ गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब Q कितना है, अंदर चार्ज कितना है। अब गौर से देखना, समझना इस चीज को। मान लो मैंने यहां पे इस दीवार के किनारे 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 ये एक स्फेयर बनाया, ठीक है। तो इसके अंदर कितने चार्ज बैठे हो आप, 40-50, मोटा मोटा एक बार मान लेते हैं। क्लियर। और मैं अंदर तुम्हारे बीच में आ जाऊं ऐसे, फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच को छोड़ दूं, थर्ड बेंच से मैं ऐसे बोलूं, एक सर्कल बना दिया मैंने छोटा सा, उसके अंदर चार्ज कितने आएंगे, पूरे आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो अंदर चार्ज कितने हैं सर, आप रेशो निकालो अब कि अगर 10 बेंच में इतने स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो 3 में इतने बैठेंगे, तो सर हमारा टोटल चार्ज इतना हुआ। नहीं समझे, समझ गए ना, तो वैसा निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉलिड स्फेयर है कि हॉलो है, सॉलिड है तो कैलकुलेशन वॉल्यूम की होगी। नहीं समझे, समझ गए ना, कैलकुलेशन किसकी, वॉल्यूम की। तो हम ये बोल रहे हैं कि सर देखना, ये तो हटा दो एक बार, चल इसको ध्यान में रखना, ये इक्वेशन 1 बना के छोड़ देता हूं मैं। इसको कर रहे हैं कि सर 4/3 पाई आर क्यूब है, टोटल है, तब चार्ज कितना है, Q। क्लियर। अगर 1 है तो कितना है, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारा वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। समझे नहीं समझे। अरे भाई हम अंदर बैठे हैं तो हमारी गॉसियन सरफेस कौन सी है, अंदर वाली है ना, ये रेड वाली, बस और कोई नहीं है। इसके अंदर कितना चार्ज हो जाएगा फिर, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इससे तो ये मर गए, बचा क्या, Q अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो हम क्या बोलेंगे, Q इनसाइड अभी कितना है, टोटल Q का आर क्यूब अपॉन आर क्यूब हिस्सा। सही बात है कि नहीं है, ये बता रहा हूं। क्या ये सेंटर ऑफ मास में नहीं किया था हमने, इतना कट कर दिया तो इतना है, इतना कट कर दिया तो इतना है, अब ये इतना बच गया, याद आया। इसीलिए मैं चीख चीख के बोल रहा था, चीख चीख के तो नहीं, ठीक ठाक ही बोल रहा था कि बेटा पढ़ लो, ये चीज आगे सेम एज इट इज काम आएगी। काम आ रही है ना, बस ध्यान रखना ये चीज। अब ये वाली वैल्यू मैं यहां पे रख दूं तो काम हो गया ना मेरा। क्लियर, रख के देखें, देखना गौर से। इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास में क्या बना, हमारे पास में बना कि सर फाई इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, Q इनसाइड। Q इनसाइड की वैल्यू क्या है, Q अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। समझ गए नहीं समझ गए। अब इसकी वैल्यू लिख रहे हैं तो E इनसाइड इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अंदर का जो स्फेयर है उसका एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r कौन सा लोगे, कैपिटल की स्मॉल, स्मॉल। क्यों, क्योंकि हम तो उसी गॉसियन सरफेस पे बैठे हैं तो हमने ये ले लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। इससे ये मर गया तो E इनसाइड की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 4, एक मिनट, कुछ एप्सिलॉन नॉट छूट गया ना हमारा, एप्सिलॉन नॉट रह गया था तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू, ये देखो 4 पाई बड़ा है इधर r, तो ये r इधर आ जाएगा, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये बन गया E इनसाइड। अब समझे नहीं समझे, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या ये डिफरेंट है, यस है। पहले वाले में इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड आ ही नहीं रही थी, अब आ रही है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं।
वही सेम सर, यहां से हम इसको ऐसे कर देंगे, ये आ गए हम R इज टू कैपिटल R पे, इस एक्सेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इस एक्सेस पे स्मॉल r है सर, आउटसाइड जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे ही आ रहा है। तो ये तो क्या है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये हो गया E आउटसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे पहले किया था हमने, क्लियर। यहां पे वैल्यू कितनी है, KQ/r², ये तो सरफेस है, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल r, ये तो 0 है ना, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो ये इनसाइड हो गया ना, ये क्या हो गया सरफेस, और ये क्या हो गया आउटसाइड। नहीं समझे क्या? अब यहां से यहां ग्राफ कैसा आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो क्या आया R, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं बनेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बना, तो E इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब समझ में आया, पक्की बात है। अब हम करेंगे इसके बाद में एक सिलेंडर के लिए, उसमें भी ये ग्राफ सेम आएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए, और हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए इससे पीछे वाला ग्राफ था वो भी सेम आएगा। क्लियर है? इसको नोट करो, पहले इस साइड में आ जाओ, यहां से, है ना। अब सर आपको तो नोट करना होता नहीं है, हमें नोट करना होता है, तो भाई करो। अरे बिल्कुल 100% लिखना है बेटा, ना लिख के दिखाओ। चलो, दिख रहा है? ओके, विजिबल, करो। चलो नेक्स्ट देख लो, इसमें यहां तक हो गया नोट, यहां पे और कर लो, बहुत है। चलो बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना ही। क्लियर? कोई डाउट?